पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और ये नया बैच स्टार्ट किया है। कल पहली क्लास हुई थी, आज दूसरी क्लास है, लेकिन निरंतर इस तरह की क्लास चलती रहेंगी। आप लोगों के लिए निरंतर तैयार रहेंगे विभिन्न विषयों के साथ, और जब तक के लिए आप खाकी वर्दी नहीं पहन लेते तब तक यह अथक प्रयास नहीं रुकेगा। बिना देर किए आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, उम्मीद है मुझे ऐसी। और बिना देर किए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। साथ साथ लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा और बार बार अपने घर पर बैठकर इसका अध्ययन करते रहिए। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन इसको ही आपने अगर अध्ययन कर लिया तो आप सफलता आपकी निश्चित है। मोहित नमस्कार बेटा, आपकी सफलता निश्चित है अगर आपने इसको ही बार बार कंठस्थ कर लिया, बार बार याद कर लिया, बार बार देख लिया तो। अभी हम लोग भारत के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, लगभग 12 दिन में इसको समाप्त कर लेंगे। फिर अन्य विषय के साथ आएंगे, फिर मैथ और रीजनिंग के साथ आएंगे, तो सारे विषय धीरे धीरे अब तक होते रहेंगे। उम्मीद है कि मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर होगा और क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट आप लोग साथ साथ नोट करेंगे। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। हालांकि किसी समय यह बहुत अच्छा प्रश्न बनता था और बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें से बनते थे, लेकिन आजकल ये नहीं आ रहा। इसलिए सिर्फ एक नॉलेज के लिए हमने यहाँ पर इसको दिया है, लेकिन इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आज के समय में नहीं आ रहा। तो भारत का संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था और 16 अनुच्छेद उस दिन लागू कर दिए गए थे। ये जो 26 नवंबर की तारीख है, इससे 2 दिन पहले यानी कि 24 नवंबर 1949 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। यानी कि 26 नवंबर वो तारीख है जिस तारीख को भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था, और यदि लागू करना चाहते तो लागू कर सकते थे, लेकिन इसको लागू करने में 2 महीने बाद लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। इसके पीछे का इतिहास है, और इतिहास इस प्रकार का है कि लाहौर में रावी नदी के किनारे 26 जनवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अब चूंकि देश को आज़ादी तो 15 अगस्त को मिल चुकी थी, तो ये जो 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन हम हर साल देश का स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे 1929 के बाद से, 1929 के बाद से वो महत्व समाप्त हो जाता। उस तारीख को महत्व देने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया। दूसरा एक कारण और है, दूसरा कारण है वो हम लोग यूपीएससी के बैच में तैयारी करते हैं, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हमारा देश गणराज्य है, और हम गणराज्य बना था 24 जनवरी 1950 को, जब देश के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। इसलिए उससे पहले हम देश का संविधान लागू कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम गणराज्य थे ही नहीं। इसलिए हमको इंतजार करना पड़ा गणराज्य बनने का, और हमने पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को देश का पूर्ण संविधान लागू किया था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को बनकर ये तैयार हो चुका था। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा की मांग कब कब किस किसने की। हालांकि इससे संबंधित कई बार एक दिवसीय परीक्षाओं में प्रश्न आया है, और जो प्रश्न आया है उस किस बिंदु पर आया है वो मैं आपको समझा दूंगा। 1895 की बात करते हैं। पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग की। सबसे पहली बार जो संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, सन 1895। समय गुजरता गया। 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए और भारतीय राजनीति में 1917-18 से ये एक्टिव हो गए। 1922 में गांधी जी ने भी एक संविधान सभा के गठन की मांग की। उन्होंने कहा था कि जो भारत की संविधान सभा होगी, या भारत का जो संविधान का निर्माण होगा, वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। भारतीयों की जैसी इच्छा होगी उस प्रकार के देश के संविधान का निर्माण होगा, ना कि ब्रिटिश सरकार की इच्छा के अनुसार। यह बात है 1922 की, और बात की थी गांधी जी ने। 1924 में
संविधान सभा की सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई स्वराज पार्टी के द्वारा। इसमें मोतीलाल नेहरू जी थे जिन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की थी स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में। 1924 की वो तिथि है। राहुल नमस्कार, महेश, शिवम सैनी, सभी को नमस्कार मेरा। लेकिन जो प्रश्न अब तक भारत के क्वेश्चन पेपर में स्थान बनाया है वो है 1934 का। 1934 में एक कम्युनिस्ट थे जिनका नाम था महेंद्र नाथ राय, शॉर्टकट में बोलते हैं एम.एन. राय। महेंद्र नाथ राय ने, एम.एन. राय साहब ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ये वो व्यक्ति थे जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की मांग की, और एक दिवसीय परीक्षाओं में जो प्रश्न आया है वो महेंद्र नाथ राय साहब का ही आया है, एम.एन. राय साहब का ही आया है। अर्थात महेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 में, 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। लेकिन 1935 में, उससे अगली साल ही, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उन्होंने अपने अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग का एक प्रस्ताव रखा था। तो 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस तरह की मांग की गई थी, यानी कि वो 1895 से लेकर जब बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी, उससे लेकर 1935 तक का जो समय है, इसमें विभिन्न स्तर पर विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। आप कहेंगे सर ये संविधान सभा की मांग की क्यों जा रही थी, संविधान सभा थी क्या, संविधान सभा क्या करने वाली थी? तो आपको बता दूं कि संविधान सभा ही वो एक कमेटी थी, वो सभा थी, वो लोगों का एक समूह था जो देश के संविधान का निर्माण करने वाला था। आप कहेंगे सर देश के संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ने वाली थी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था, ये एहसास हो रहा था देश की जनता के लिए कि अब आजादी दूर नहीं है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वह अपने संसाधनों का उपयोग करके अपने उपनिवेश को बंदी बनाकर रख सके। तो धीरे धीरे सभी उसके उपनिवेश आजाद हो रहे थे। तो भारतीयों को भी लगने लगा था कि हाँ, वो दिन दूर नहीं जब हम देश की आजादी में सांस लेंगे। इसलिए अब जब देश आजाद होगा तो उसको चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसका निर्माण कौन करेगा? उसका निर्माण करेगी संविधान सभा, और उसकी ही मांग की जा रही थी इन विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा। वर्ष 1946, 1946 का साल आता है और ब्रिटेन में सरकार का परिवर्तन होता है। विंस्टन चर्चिल के स्थान पर अब वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली साहब। ये एटली साहब ही इस उद्देश्य से थे कि उन्हें उपनिवेशों को आजाद करना है। लेबर पार्टी के नेता थे और वहां पर इन्होंने ये बात रखी थी अपने चुनाव प्रचार में कि हम उपनिवेशों को आजाद करेंगे। तो 1946 में जब क्लीमेंट एटली की सरकार बनी तो उन्होंने अपना एक दल भारत भेजा और भारत के लोगों के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की। इसमें जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर पेंथिंग लॉरेंस। ये प्रश्न आ चुका है कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 में, उसके अध्यक्ष का नाम क्या था? तो सर पेंथिंग लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर और सन स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके दो सदस्य थे। सर पेंथिंग लॉरेंस अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स सदस्य थे। ये दोनों इस उद्देश्य के लिए आए, ये तीनों लोग इस उद्देश्य के लिए आए कि भारत में एक संविधान सभा का गठन करना है। कैसे करना है, किन मुद्दों पर करना है, इन बातों को करने के लिए ही ये तीन लोग 1946 में कैबिनेट मिशन के रूप में आए। आप कहेंगे सर इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों है? तो कैबिनेट मिशन इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये तीनों ही ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्य थे। जो वहां की कैबिनेट थी, वहां का मंत्रिमंडल था, ये तीनों ही उसके सदस्य थे। इसलिए तीनों लोग कैबिनेट के मेंबर थे और तीनों लोग भारत आए, इसलिए इसका नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। इन्होंने कहा कि देश की 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। संविधान सभा में
प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ये 10 लाख की जनसंख्या वाला प्रश्न ना जाने कितने एक दिवसीय में आया है, बल्कि स्टेट पीसीएस में भी आ चुका है। तो 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव होना था, अर्थात 10 लाख लोग मिलकर एक सदस्य का चुनाव करेंगे। तो जो जनसंख्या का निर्धारण किया गया था वो 10 लाख की जनसंख्या थी, अर्थात 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव होना था। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव होना था संविधान सभा के लिए। मेरे हिसाब से यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। सर पैट्रिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके 2 सदस्य थे। अब जो उन्होंने 10 लाख की जनसंख्या की बात की, इस आधार पर निश्चित हुआ कि टोटल जो सदस्य होंगे संविधान सभा में वो होंगे 389 मेंबर। कितने सदस्य? 389 सदस्य होंगे इस संविधान सभा में। इस संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? इस संविधान सभा में होंगे 389 सदस्य। अब ये 389 सदस्य कहां से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे? तो उसका 2 विभाजन किया, एक ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासत है। सुनेंगे, जिस वक्त 1946 की बात कर रहे हैं, और ना केवल 1946 की बल्कि बात कर रहे हैं हम लोग देश की आजादी के समय की भी। देश की आजादी के समय में 2 तरह का भारत था। एक भारत था जो कि अंग्रेजों के अधीन था, जिसको कहा जाता था ब्रिटिश भारत, और दूसरा भारत वो था जहां पर देसी रियासतें थी। देसी रियासतें थी, हालांकि थी वो अंग्रेजों के अधीन ही, लेकिन वहां पर राजा महाराजा बैठे हुए थे। ऐसी संख्या लगभग 532 साढ़े 500 के करीब देसी रियासतें थी। अब 2 तरह का भारत हो गया, एक ब्रिटिश भारत, दूसरा देसी भारत। तो ब्रिटिश भारत से 296 मेंबर चुने जाने थे, 296 मेंबर ब्रिटिश भारत से चुने जाने थे, और 93 सदस्य देसी भारत से आने थे। 93 सदस्य देसी भारत से आने थे। 296 मेंबर्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्स इंडिया एंड 93 मेंबर्स फ्रॉम द देसी रियासत। तो 296 सदस्य आने थे ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देसी भारत से आने थे। ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, यहां से ही प्रश्न बनता है। अब 296 का फिर बंटवारा किया और 292 सदस्य आएंगे ब्रिटिश प्रांतों से और 4 आएंगे चीफ कमिश्नरी से। ये चीफ कमिश्नरी का अर्थ है केंद्र शासित प्रदेश। मान लेते हैं कि ये 4 उस वक्त केंद्र शासित प्रदेश थे, अंग्रेजों के अधीन ही थे। वहां से 4 सदस्य आने थे और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से। अब ये जो 4 चीफ कमिश्नरी थी, ये कौन कौन सी थी उस समय? ये थी आपकी दिल्ली, आज भी है, अजमेर जिसको उस वक्त मेरवाड़ा कहा जाता था, कुर्ग कर्नाटक का ये क्षेत्र था, और बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया था, जहां यदा कदा जो आंदोलन होते रहते हैं स्वतंत्रता के, वो ये 4 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। इन 4 से एक एक मेंबर आना था। 292 मेंबर ब्रिटिश प्रांतों से आने थे। कुल मिलाकर 292 प्लस 4 बराबर 296 होते हैं। 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से आने थे। 93 सदस्य देसी भारत से आने थे, जो देसी रियासतें थी वहां से आने थे 93 मेंबर्स, 93 सदस्य। तो इसको लिखते रहिएगा आप लोग साथ साथ मेरे। अब इसमें एक पॉइंट और है, जो ब्रिटिश भारत था वहां पर निर्वाचन होना था, और जो देसी भारत था वहां से मनोनयन होना था। आप कहेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, निर्वाचन क्या है और मनोनयन क्या है? निर्वाचन होता है कि मान लीजिए मैं हूं और मैं किसी चुनाव में खड़ा होता हूं, वहां की जनता, मैं खड़ा हुआ, एक यहाँ पर मोहित खड़े हुए, एक लव खड़े हुए, ऐसे 4-5 लोग हम लोग चुनाव में खड़े हो गए। देश की जनता ने वोट डाला और किसी एक व्यक्ति को चुनकर भेजा। ये तो होता है निर्वाचन या चुनाव। मनोनयन होता है, राजा ने मुझसे कहा कि तुम जाओ संविधान सभा में, और मैं संविधान सभा में चला गया। मुझे किसी भी जनता ने ना तो वोट डाला, ना कोई अन्य प्रक्रिया अपनाई गई। राजा ने जिसे चाहा
उसको भेज दिया संविधान सभा में, वो कहलाता है मनोनयन। अर्थात जो देशी भारत था वहां से 93 सदस्यों का मनोनयन होना था और 296 सदस्यों का क्या होना था, चुनाव होना था, निर्वाचन होना था। तो इस व्यवस्था के तहत 296 सीटों पर चुनाव हुए, 296 सीटों पर हुए चुनाव। और जो चुनाव हुए उसके परिणाम इस तरह आए थे। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली। मुस्लिम लीग को 73, महिलाएं 15 महिलाएं थी, इसको अलग जोड़ेंगे नहीं, महिलाएं इसी में शामिल होंगी। अनुसूचित जाति को 26 और अनुसूचित जनजाति को 33 सीटें प्राप्त हुई। 208 कांग्रेस, मुस्लिम लीग 73, महिला 15, अनुसूचित जाति 26 और अनुसूचित जनजाति 33 सीटें प्राप्त होंगी। आप जोड़कर ये मत कह देना सर ये 296 से ज्यादा आ रही हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति मुस्लिम लीग में भी हो सकते हैं, कांग्रेस में भी हो सकते हैं, महिलाएं कांग्रेस में भी हो सकती हैं, मुस्लिम लीग में भी हो सकती हैं, अनुसूचित जाति भी हो सकती है। तो उसमें कांग्रेस के 208 मेंबर्स आए, मुस्लिम लीग के 73 मेंबर्स आए, 73 मेंबर्स आए, महिलाएं 15 आई चुनकर, अनुसूचित जाति से 26 और जनजाति से 33 मेंबर भारत की संविधान सभा में पहुंचे थे। ठीक है, अब मुस्लिम लीग को लगा कि भाई साहब हमको तो ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, सीटें मिली सिर्फ 73। वो खिसिया गए, उन्होंने कहा लो हम संविधान सभा में भाग ही नहीं लेते हैं। कहते हैं ना जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं अपने गली में, तो जिसका बल्ला होता है अगर वो आउट हो जाता है तो वो अपना बल्ला लेकर चला जाता है, कहता अब खेल ही खत्म। यही बात मुस्लिम लीग ने कही। मुस्लिम लीग खिसिया गया क्योंकि सिर्फ 73 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग खिसिया गया, उन्होंने कहा हम भाग ही नहीं लेंगे संविधान सभा में, और उन्होंने वॉकआउट कर दिया। ठीक है, पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। पहली बैठक में केवल 207 सदस्यों ने भाग लिया था, 207। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने क्या किया? इसका विरोध किया। तो जितने भी सदस्य थे सब कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने ही भाग लिया। मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लिया। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जब चुनकर सब लोग आ गए, तब सब लोग एक साथ बैठे कि भाई अब आगे करना क्या है। तो पहला दिन गुजरा असेंबली में 9 दिसंबर 1946 की वो तारीख थी जिस दिन पहली बार भारत के लिए भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। तारीख याद कर लीजिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जब आप इस क्लास को छोड़ के जाएं, आपको तारीखें, आपको आंकड़े याद होने चाहिए। 9 दिसंबर 1946, 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अब उस पहली बैठक में क्या किया गया? इस पहली बैठक में चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि कोई भी जब मीटिंग होती है तो उसका कोई ना कोई अध्यक्ष जरूर होता है। तो सबसे बड़े बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको कहा गया कि आप टेम्पररी अस्थायी तौर पर संविधान सभा के अध्यक्ष बन जाइए। तो पहली बैठक में इनको चुना गया अस्थायी अध्यक्ष। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, जो चुने गए 9 दिसंबर 1946 को। तारीख थी 9 दिसंबर 1946, याद रखिएगा। इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को फिर सब लोग इकट्ठे हुए। एक दिन का समय मिला आराम करने के लिए, और 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को ये सब लोग फिर से इकट्ठे हुए। अब इकट्ठे होने पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा है कि सच्चिदानंद सिन्हा ने साहब ने भी कहा कि भाई मैं बुजुर्ग हूँ, मैं लगातार कार्यवाही में भाग नहीं ले पाऊंगा, तो आप प्लीज कर एक स्थायी अध्यक्ष चुन लीजिएगा, एक परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लीजिएगा। और फिर चुनाव हुआ और उसमें दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946, देखिए तारीख लिखी हुई है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को चुने गए थे, 2 दिन बाद हट गए। स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इनके साथ एक उपाध्यक्ष भी बने जिनका नाम था H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी, ठीक है, H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो दूसरे दिन यानी कि 11 दिसंबर 1946 को 3 नियुक्तियां हुई, 3 लोग चुने गए। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में, H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष के रूप में और बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुने गए। ठीक है, तो ये रही दूसरी बैठक और दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। अब फिर इन्होंने एक दिन छोड़कर यानी कि 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को ये लोग फिर इकट्ठे होते हैं और मीटिंग लेते हैं। अब सबसे पहले जब काम शुरू होता है तो एक उद्देश्य बताया जाता है कि भाई हमारा इस काम करने का उद्देश्य क्या है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये क्लास आप लोग क्यों ले रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, तो आप कहोगे सर हमको पुलिस में भर्ती होना है इसलिए हम क्लास ले रहे हैं। तो एक आपका उद्देश्य है, आपका पर्पस है, आपका मोटिव है, आपका लक्ष्य है, जिस उद्देश्य के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा भाई हम इकट्ठे हो क्यों रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को अर्थात 9 तारीख 11 तारीख 13 तारीख, याद कीजिएगा 9 तारीख 11 तारीख और 13 तारीख, 9 11 13 सारे ऑड नंबर, 9 11 13 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि भाई हमारा उद्देश्य क्या, हम क्यों मिल रहे हैं। यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसको आगे भी बात करेंगे हम लोग। 22 जनवरी 1947 को जो हमारे देश की प्रस्तावना है वो यही उद्देश्य प्रस्ताव है जो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तारीख 3, 9 तारीख 11 तारीख 13 तारीख, 9 तारीख को क्या किया लोगों ने, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 तारीख को क्या किया गया, 3 नियुक्तियां की गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष और V.N. राव संवैधानिक सलाहकार। 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसको फाइनली स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। मेरे हिसाब से इतनी बातें सब आपको क्लियर हुई होंगी और सब चीज आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। 29 अगस्त 1947 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अच्छे प्रश्न बनते हैं। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। कब, 29 अगस्त 1947 को। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये जो प्रारूप समिति, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और इनका जो काम था वो ये काम था कि V.N. राव ने जो प्रारूप तैयार कर लिया है भारत के संविधान का, उसको भारतीयकरण करना, उसकी जांच करना, उसकी जो प्रारूप है उस पर विचार विमर्श करना। ठीक है, तो इनका काम संविधान लिखना नहीं था, इनका काम था कि V.N. राव ने जो प्रारूप तैयार कर लिया है उस प्रारूप के अनुसार उस प्रारूप को सही करना, उस प्रारूप को देखना, ये इनका काम था, जो कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। यहां से कई बार प्रश्न आते हैं। इस समिति के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कई बार आ जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उसका अर्थ भी यही है कि प्रारूप समिति। कई जगह आता है प्रलेखन समिति, उसका अर्थ भी यही है, प्रारूप समिति। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि क्या है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रलेखन कमेटी और 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। अब इसमें कौन कौन से मेंबर थे,
अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अन्य सदस्यों में कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। याद कीजिएगा, इनके नाम इंपॉर्टेंट है और इनके नाम कई बार परीक्षाओं में आ जाते हैं, इसलिए इनके लिए तैयार रहना चाहिए, इनको याद कर लेना चाहिए। एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे। दूसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पहले एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे थे डॉक्टर के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी साहब, कांग्रेसी थे, ये इसमें शामिल थे, डॉक्टर के एम मुंशी। चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद माधव राव और छठे थे टीटी कृष्णमाचारी। ये जो माधव राव थे ये बीएल मित्र की मृत्यु के बाद इसमें शामिल हुए थे, और डीपी खेतान ने जब इस्तीफा दे दिया था तो उनके बाद शामिल हुए थे टीटी कृष्णमाचारी। तो 6 सदस्य, एक अध्यक्ष, टोटल मिलाकर 7 लोग प्रारूप समिति में थे, और इनका काम था BN राव के द्वारा तैयार किए गए संविधान की जांच करना। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मेरे हिसाब से ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, और इसको नोट भी जरूर करना, क्योंकि आप अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर चीजों को भूल जाएंगे। 26 नवंबर 1949 का दिन आता है। 26 नवंबर 1949 तक संविधान बनकर तैयार हो चुका था। तारीख याद कीजिएगा, 26 नवंबर 1949। इस दिन 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। सारे कौन कौन से अनुच्छेद हैं याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने लिख दिए हैं, लेकिन आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप याद करने का कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, अर्थात 16 अनुच्छेद उस दिन लागू हो गए थे। कौन कौन से बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये जो 26 नवंबर की तारीख है, ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर क्या है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तुषार नमस्ते बेटा, मोहित सभी को नमस्कार। 26 नवंबर विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। पहले 26 नवंबर विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2014 से बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में तब इसको नाम परिवर्तित कर संविधान दिवस कर दिया गया, लेकिन उससे पहले यह विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। वर्तमान की बात करें तो 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वर्तमान समय में 26 नवंबर याद कर लीजिएगा, 26 नवंबर संविधान दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा तेज रख रहा हूं क्योंकि सिलेबस हमारे पास बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, उसको कंप्लीट करना है, इसलिए हल्की सी स्पीड रखनी पड़ेगी। इसलिए आप सोचिए कि मैं अन्य क्लासों में बोल बोल कर लिखवाता हूँ, बोर्ड पर लिखवाता हूँ, लेकिन इसमें मैं खुद टाइप कर आपके सामने इसलिए लाता हूँ क्योंकि अगर छूट भी जाए तो आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद कर लीजिएगा, संविधान दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर। कल मैं इसका MCQ लूंगा, कल की क्लास और आज की क्लास बहुत सारा पढ़ा दिया, इन 2 दिनों में बहुत सारा पढ़ा दिया। आपको लग रहा होगा कि ये हम कई एक हफ्ते में कम से कम कंप्लीट करते हैं, जिसको 2 दिन में ही पढ़ा दिया गया। तो 26 नवंबर संविधान दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस याद कर लीजिएगा। एक एक चीज क्लास से जब आप जाए तो आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद। 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद थे।
याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरी जो आज स्लाइड है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। बने नहीं थे, चुने थे, चुनाव हुआ था इनका। तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तारीख थी 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी को लागू होगा संविधान। 24 जनवरी को देश गणराज्य बना था। जब मैं यूपीएससी में पढ़ाऊंगा पॉलिटी, तभी आप लोग पढ़ना, तब मैं इन सब चीजों पर बड़ा बिंदुवार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे, निर्वाचित किए गए थे, चुने गए थे। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को स्वीकार किया गया था। लिख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले। 22 जुलाई की तारीख थी 22 जुलाई की। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। लिख के भेजिए, हमारे देश का राष्ट्रगीत क्या है और राष्ट्रगान क्या है। कमेंट कीजिए कि हमारे देश का राष्ट्रगीत क्या है और राष्ट्रगान क्या है। इन दोनों को 24 जनवरी 1950 जिस दिन देश के राष्ट्रपति चुने गए थे, उसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तारीख थी 24 जनवरी 1950। तारीख क्या थी, रिपीट कीजिए मेरे साथ। 24 जनवरी 1950 को हम लोगों ने 3 काम किए। पहला काम किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का राष्ट्रपति चुना। दूसरा काम किया था, हमने राष्ट्रगीत चुना। और तीसरा काम किया था, हमने राष्ट्रगान चुना। हमारे देश का राष्ट्रगीत क्या है, हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है, कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि हमारे देश का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान क्या है। कमेंट कीजिए। 14 सितंबर 1949 हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तारीख थी 14 सितंबर 1949। हिंदी को राजभाषा। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं यहां पर कि हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश की राजभाषा है वो हिंदी है। राष्ट्रभाषा नाम की कोई भी चीज नहीं है, राजभाषा है वो हिंदी है, देवनागरी लिपि है। और इसको चुना गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को चुना गया था। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। महेश का जवाब आया है। बाकी लोग भी कमेंट कीजिए, लव कीजिए, राहुल को करो, शिवम करो, मोहित करो। और राष्ट्रीय गान कराया इन्होंने जन गण मन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण मन। चलिए, सही जवाब दिया है महेश पासवान ने। अब अगला क्वेश्चन और है आप लोगों से कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता का नाम क्या है। राष्ट्रगीत किसने लिखा है, कमेंट कीजिएगा, राष्ट्रगीत किसने लिखा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए 22 जुलाई झंडा दिवस मनाया जाता है, जिस दिन तिरंगा को झंडे के रूप में, राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार किया गया था। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये 14 सितंबर का हिंदी दिवस कई बार विभिन्न परीक्षाओं में आ चुका है, यहां तक कि स्टेट के पीसीएस के एग्जाम में भी आ चुका है। इसलिए 22 जुलाई याद कीजिएगा, 14 सितंबर याद कीजिएगा। 22 जुलाई को हम लोग झंडा दिवस मनाते हैं, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जवाब दीजिए, 26 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 क्वेश्चन दे दिए आपको कि 26 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, राष्ट्रगीत के रचयिता का नाम क्या है। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है और 26 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। महेश पासवान का, मोहित का जवाब भी आया, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। महेश पासवान। रविन्द्रनाथ टैगोर रचयिता है। राष्ट्रगीत के रचयिता बताए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, तो 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
ये जो पॉइंट है जो लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 तक संविधान सभा में 299 सदस्य थे। प्रारंभ में कितने थे? 389 सदस्य थे जब संविधान सभा बनी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो उस क्षेत्र के जो सदस्य थे वो चले गए पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या रह गई थी 299। ये भी पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है और एक दिवसीय परीक्षाओं में हजारों बार आ चुका है। तो याद कर लीजिएगा 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में 299 सदस्य मौजूद थे। 389 के स्थान पर 299 सदस्य यानी कि 90 सदस्य चले गए पाकिस्तान के साथ। 299 मेंबर्स। सबसे मजेदार बात मैं आपको यहां पर बता दूं, हालांकि अभी मैं बहुत बाद में डिटेल में पढ़ाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान सभा में थे, इनके लिए सीट, अब जिस जगह से चुने गए थे वो था बांग्लादेश का इलाका, और जब देश का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश में वो सीट चली गई। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब संविधान सभा के मेंबर नहीं रहे क्योंकि जो सीट से वो चुने गए थे वो सीट चली गई बांग्लादेश में, मतलब वर्तमान का बांग्लादेश, उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, उसमें चले गई। तब डॉक्टर अंबेडकर साहब को कैसे लेकर आए अंदर, भाई उनका तो आना जरूरी है। तो एस जेकर जो कि मुंबई से चुने गए थे, एस जेकर, और एक खरे व्यक्ति थे जो उस वक्त मुंबई के मुख्यमंत्री थे, खरे। तो खरे साहब ने जेकर साहब से कहा कि आप अपनी सीट खाली कीजिए, और जेकर साहब ने अपनी सीट खाली की और उस सीट पर उपचुनाव हुए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोबारा चुनकर संविधान सभा पहुंचे थे। चलिए, ये एक अतिरिक्त सूचना थी, हालांकि ये आएगा नहीं कहीं पर भी। ठीक है, तो 299 सदस्य रह गए देश के विभाजन के बाद। अब 299 में कैसे कैसे विभाजन था? 229 थे ब्रिटिश प्रांत से, 70 थे देसी रियासतों से। 229 ब्रिटिश प्रांत से, 70 देसी रियासतों से। अगला, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी नहीं थे संविधान सभा में, ठीक है, बाहर से ही वो काम कर रहे थे लेकिन अंदर नहीं थे। अब अगला जो टॉपिक पॉइंट लिखा हुआ है ये बड़ा विवादित पॉइंट है, ये बड़ा विवादित पॉइंट है और इसके कोई जवाब अब तक नहीं मिल पाया। क्या विवाद है पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं विवाद बताता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि संविधान निर्माण में कुल 11 सत्र आयोजित हुए थे। 11 सत्र आयोजित हुए थे। इसके साथ मैंने एक तारीख और लिख दी, लेकिन अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। बस यही विवाद का विषय है। कुछ जगह लिखा होता है 11 सत्र हुए, कुछ जगह लिखा होता है 12 सत्र हुए। कई बार परीक्षाओं में 11 को सही मान लिया गया, कई बार परीक्षाओं में 12 को सही मान लिया गया, कई बार 11 को, कई बार 12 को। ये विवाद है क्या, 11 सही है या 12 सही है? तो सुनिए, 11 सत्रों में संविधान निर्माण का कार्य हुआ था और जो आखिरी दिन था वो था 24 जनवरी 1950। उस दिन सिर्फ हस्ताक्षर हुए थे, उस दिन सिर्फ हस्ताक्षर हुए थे और 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। आखिरी दिन ना कोई काम हुआ, ना कोई बैठक हुई, ना कोई बात हुआ, ना कोई विवाद हुआ, सिर्फ हस्ताक्षर हुए थे। इसलिए हस्ताक्षर होने की वजह से उसको कई बार लोग काउंट नहीं करते हैं। सिर्फ 11 सत्रों को ही काउंट किया जाता है, 12 को काउंट नहीं किया जाता, 12 को काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो कई बार 12 भी आंसर आता है, कई बार 11 भी आंसर आता है। आप 12 को सही मानिए कि उस दिन लोग इकट्ठे तो हुए ही थे, भले ही उन्होंने हस्ताक्षर किए हों संविधान पर, लेकिन इकट्ठे तो हुए थे। तो ये एक विवादित है। जब प्रश्न आए तो बड़े ध्यान से देखना कि 11 सत्र आ रहा है, उसमें 12 सत्र आता है, या तो 11 आएगा या 12 आएगा। और अगर
11 और 12 में से कोई एक आता है तो उस पर क्लिक कीजिएगा, और दोनों ही आ जाते हैं 11 भी और 12 भी, तो आप 12 को क्लिक कीजिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर 11 12 दोनों आ गए तो ये क्वेश्चन कोर्ट में जाएगा, क्योंकि इसका अभी तक कहीं पर भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलना। लेकिन अगर 11 12 दोनों आ गए तो आप क्लिक करेंगे 12 पर, आप टिक करेंगे 12 पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महेश पासवान ने जवाब दिए हैं। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। एक एक लाइव क्लास है तो लाइव में लाइव जैसा रहे, लगना लगे ना कि रिकॉर्डिंग क्लास है। चलिए, ये था संविधान सभा के बारे में। कुछ तथ्य और हैं, कुछ तथ्य और हैं। मैं अभी जब इसको बनाने के बाद बुक्स वगैरह उठा कर देख रहा था तो कुछ तथ्य मुझे और मिले, उन तथ्यों को आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद वो स्लाइड्स में नहीं है, वो स्लाइड्स में नहीं है, वो आप लोग लिख लीजिए। पहला पहला लिखिएगा कि संविधान सभा का चिन्ह, लिखिएगा आप लोग मेरे साथ साथ, संविधान सभा का चिन्ह कोई बताएगा क्या था संविधान सभा का चिन्ह? संविधान सभा का चिन्ह था हाथी। हाथी, संविधान सभा का चिन्ह था हाथी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा, प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा प्रेम बिहारी रायजादा कौन थे? संविधान के सुलेखक। ठीक है, सुलेखक, सुलेख करने वाले थे, लिखने वाले थे, लेखक थे, लेखक प्रेम बिहारी रायजादा। तीसरा पॉइंट है, अब जो संविधान लिखा गया है उस पर डिजाइन भी बनी है, ऊपर नीचे चित्र बने। जो चित्र बने थे वो बनाए थे नंदलाल बोस ने और बी आर सिन्हा ने। नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा। बी आर सिन्हा, ये दोनों लोग थे जो कौन थे? चित्रकार थे। ये चित्रकार थे। कभी एक दिवसीय परीक्षाओं में इस तरह के नाम आ सकते हैं, इसलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा चित्रकार थे। अब पूरा संविधान लिखा गया था इंग्लिश में, अंग्रेजी में, लेकिन इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया बसंत कृष्ण वेद ने। इसका हिंदी सुलेखन किया बसंत कृष्ण वेद ने। हिंदी सुलेखन, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स है, ये आप जरा नोट कर लीजिए। उम्मीद है ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि संविधान के स्रोत क्या थे। भारतीय संविधान के क्या क्या स्रोत थे, कहां से क्या क्या लिया।
तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं। इंग्लैंड के संविधान से हम लोगों ने लिया था संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया। मैं लाल पेन लेता हूं जिससे दिखाई दे जाए। जो आपको लिखना है, ये मेरे दूसरी परीक्षा के नोट्स हैं, इसमें आपको जो लिखना है वो मैं बताता हूं। संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये 4 लिखेंगे जो कि हम लोगों ने इंग्लैंड से लिए थे। आपको उम्मीदें दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको और जूम कर सकता हूं। उम्मीद है कि आप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। इंग्लैंड के आगे ये 4 बातें लिख लीजिए। अमेरिका से लिया गया था मूल अधिकार, ये बहुत आता है, मूल अधिकार। आप सब लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहें, और याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति करेंगे उतना फायदा ही रहेगा। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण क्या है आगे पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति का पद हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हम लोगों ने, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हम लोगों ने अमेरिका से ली। न्यायिक पुनर्विलोकन हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होना, ये हम लोगों ने अमेरिका से लिया। ठीक है, नेक्स्ट है विधि का समान संरक्षण, ये भी अमेरिका से लिया। इसको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, वहां से भी आप लोग देख सकते हो, याद कर सकते हो। कनाडा से हम लोगों ने लिया है अपशिष्ट विषय। ठीक है, अवशिष्ट विषय और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, ये कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, कोशिश तो कीजिएगा जो मैंने लिखा है सबके सब आप याद कर पाओ, लेकिन नहीं कर पाओ तो जो मैं लाइन लगवा रहा हूं उनको याद जरूर कर लेना। समवर्ती सूची। फ्रांस से लिया है हम लोगों ने गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। आयरलैंड से लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। एक आयरलैंड आ चुका है, एक आपका ऑस्ट्रेलिया आ चुका है, अमेरिका आ चुका है, इंग्लैंड आ चुका है, जर्मनी आ चुका है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका आ चुका है। दक्षिण अफ्रीका से लिया था हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है, आर्टिकल अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। ये हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से लिया था, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। ठीक है, ये आ चुका है, थोड़ा जूम कर दे रहा हूं। रूस आ चुका है, रूस से हम लोगों ने मूल कर्तव्य लिए थे, रूस से मूल कर्तव्य। जर्मनी आ चुका है, आपातकाल के प्रावधान जर्मनी से लिए हैं। जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जब यूपीएससी पढ़ेंगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे। तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है। अब भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। क्या क्या अनुसूचियों में क्या क्या कहा गया है उसको एक बार लिख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। अनुसूची 1 में, मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। मूल में 8, वर्तमान में 12। अनुसूची 1 क्या है, एक लिस्ट है संविधान के बाद में, उसको नाम दिया गया अपेंडिक्स या अनुसूची। इसके अंतर्गत भारत के जो राज्य हैं उनके नामों का उल्लेख किया गया है। 28 राज्य हैं, 8 संघ शासित प्रदेश हैं, इनके नाम का उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है। अनुसूची 1 में क्या किया गया है, तो देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। ठीक है, देश के केंद्र शासित प्रदेश और देश के राज्यों के नामों का उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है। याद रखिएगा, अनुसूची 1 में किया गया। अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में
संवैधानिक पद का उल्लेख और उनके वेतन का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से पद होंगे संवैधानिक तौर पर, उनकी सैलरी क्या होगी, इसका उल्लेख किया गया अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में इसका उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से संवैधानिक पद होंगे और उनका वेतन क्या होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है जनरली, लेकिन अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आया, कि उपराष्ट्रपति की सैलरी का उल्लेख नहीं है इसमें। उपराष्ट्रपति की सैलरी का उल्लेख नहीं है, तो क्या उपराष्ट्रपति को सैलरी नहीं मिलती है? उपराष्ट्रपति की सैलरी का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है, बाकी सबका है, राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का, सबका है। देखिए उपराष्ट्रपति का नहीं है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं मिलती, बल्कि राज्यसभा के सभापति की सैलरी मिलती है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्लियर है? तो अनुसूची 2 क्या है? संवैधानिक पद और उनकी सैलरी का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है कि राष्ट्रपति क्या शपथ लेगा, प्रधानमंत्री क्या शपथ लेगा, संसद सदस्य क्या शपथ लेंगे, तो शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। अब बात करते हैं अनुसूची 4 की, इसको जूम कर दे रहा हूं। अनुसूची 4 में राज्यसभा के स्थानों का उल्लेख है कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्यसभा सदस्य बनेंगे, मध्य प्रदेश से कितने राज्यसभा सदस्य बनेंगे, इसका उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है। अब 4 अनुसूची हो गई, याद कीजिएगा। पहले में राज्यों के नाम, दूसरे में क्या उल्लेख था, दूसरे में किस चीज का उल्लेख था कि संवैधानिक पदाधिकारी और उनका वेतन का उल्लेख, 3 में उनकी शपथ का उल्लेख, 4 में राज्यसभा के पदों का या स्थानों का उल्लेख। अनुसूचित 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूचित क्षेत्र हैं कुछ जहां पर जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं, जहां पर प्रवेश करने के लिए आपको परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, अनुसूची 5 में उनका उल्लेख है। अनुसूची 6 में असम, यह प्रश्न आ चुका है, यह प्रश्न आ चुका है, इसमें राज्यों के नाम लिखे थे, इसलिए उसमें से एक नाम गलत था। उसमें कहा गया कि निम्न में से कौन सा नाम अनुसूची 6 में नहीं है, तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 नाम है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, याद कर लीजिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, इसमें कुछ राजस्थान के क्षेत्र भी 2018 में शामिल किए गए हैं। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य आप याद कर लीजिएगा। अनुसूची 7 की बात करते हैं। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का या विषयों का बंटवारा है। 3 तरह की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब भाई राज्यों में भी सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकार है, किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, इसका बंटवारा कर दिया गया है। तो संघ सूची वो सूची है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची वो सूची है जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची वो सूची है जिस पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं। और यदि दोनों लोगों ने कानून बना दिया तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाएगा, केंद्र सरकार का कानून ही माना जाएगा अगर दोनों ने कानून बना दिया है तो। ठीक है, अब जो संघ सूची है उसमें 100 विषय हैं, 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में 62 और समवर्ती सूची में 52। ठीक है, इसको आप लोग याद कीजिए। अब बात करते हैं अनुसूची 8 की। अनुसूची 8 में विभिन्न भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अनुसूची 8 में विभिन्न भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। यहां से प्रश्न आता है, इसलिए इन चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब देश का संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं इसमें सम्मिलित थी, 14 भाषाएं। ठीक है, कितनी थी? 14 भाषाएं इसमें सम्मिलित थी मूल संविधान में। अब 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को शामिल किया गया था, सिंधी को शामिल किया गया था। ठीक है, 1992 में
1992 में नेपाली, देखिए लिखा हुआ है लाल पेन से, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी, कोंकणी को स्थान मिला था। सिंधी, नेपाली, कोंकणी 1992 में, ठीक है। 2004 में बोडो, बोडो जनजाति है, बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो कितनी हो गई? 14 थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। प्रारंभ में 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं अनुसूची 8 के तहत। याद कर लीजिएगा, यहां से अच्छे प्रश्न आते हैं, ना केवल पुलिस भर्ती परीक्षा में, आप आगे जितनी भी परीक्षाएं देंगे, एक दिवसीय परीक्षाएं, उन सब में मेरे नोट्स ही सफिशिएंट होंगे। न केवल पुलिस भर्ती परीक्षा में बल्कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए मेरे नोट्स सफिशिएंट होंगे। इससे बाहर नहीं आने वाले, इससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए तैयारी करते रहिएगा। 1967 में सिंधी, 92 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल कर कुल 22 भाषाएं वर्तमान में हो गई हैं। अब बात करते हैं अनुसूची 9 की। अनुसूची 9 बड़ी विवादित रही है हमेशा से। अनुसूची 9 को समझते हैं और सुनते हैं। बात करते हैं 1951 की। देश अभी अभी आजाद हुआ था और देश आजाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। जरा पानी पी लें, उसके बाद फिर आपको ये समझाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय देखिए कुछ था नहीं भारत के पास, ना रेल लाइन थी, ना सड़कें थी, ना फैक्ट्री थी, कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो जमीन की आवश्यकता पड़ी। भाई रेल लाइन को बिछाने के लिए जमीन की आवश्यकता है या नहीं है? आपको मान लीजिए हवाई पट्टी बनानी है तो जमीन की आवश्यकता है, रेलवे स्टेशन बनाना है जमीन की आवश्यकता है, फैक्ट्री बनानी है, स्कूल बनानी है, अस्पताल बनाने हैं, जमीन की आवश्यकता है। और उस समय संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो अगर किसी की संपत्ति लेते तो वो पहुंच जाता सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता तो फिर काम करने में बाधा आ रही थी। तो फिर उन्हें क्या करा जाए, कैसे करा जाए, और तब तक मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्पष्ट डेफिनेशन नहीं आई थी। वो तो केशवानंद भारती के केस में आई थी 24 अप्रैल 1973 को 1973। तो अनुसूची 9 बनाई गई, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था। पहले नहीं थी, 8 थी पहले। 9वीं को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा किया गया था। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसको संविधान सभा ने किया था, क्योंकि चुनाव हुए थे 1952 में और संसद बनी थी 1952 में। ठीक है, इसका तथ्य को भी मैं समझा दूंगा, लिखवा दूंगा। तो पहला संविधान संशोधन था जो संविधान सभा ने किया था 1951 में। उसके अनुसार 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। इस अनुसूची में जिन विषयों को डाल देंगे उन विषयों की न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होता, न्यायालय उस पर बात नहीं करता। हालांकि बाद में केशवानंद भारती केस में एक डेडलाइन निर्धारित कर दी गई कि 24 अप्रैल 1973 से पहले के केस की न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, उसके बाद का हो जाएगा। ठीक है, ये जब हम कभी डिटेल क्लास लेंगे उसमें बताएंगे, अभी आपको आवश्यकता इसकी है नहीं। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची है कि इसमें जो भी विषय होंगे उसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती।
अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची को आप बस मोटे तौर पर याद कर लीजिएगा, ये दल बदल कानून से संबंधित है। ये क्या है? अनुसूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूची 11 की। अनुसूची 11 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसका उल्लेख है। इसमें 29 कार्यों का उल्लेख है, 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। 29 कार्य पंचायतों के द्वारा, है ना, 29 कार्य, ये एक बार आ चुका है, इसलिए याद रखना अनुसूची 11 में 29 कार्यों का उल्लेख है। अनुसूची 11 में 29 कार्यों का उल्लेख है और ये पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, इस सूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा शामिल किया गया था। इसको भी याद कर लीजिएगा, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको शामिल किया गया था। 29 कार्यों का उल्लेख है अनुसूची 11 में। अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा शामिल किया गया था और इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें 18 कार्यों का उल्लेख है। अनुसूची 11 में 29 कार्यों का, अनुसूची 12 में 18 कार्यों का। अनुसूची 11 में 29 कार्यों का, अनुसूची 12 में 18 कार्यों का। अनुसूची 11 पंचायत से संबंधित है, अनुसूची 12 नगर पालिकाओं से संबंधित है। एक को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा शामिल किया गया था, दूसरे को 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा शामिल किया गया था। मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इन सबको आप लोग नोट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि समितियों से संबंधित कि कौन सी समिति का कौन अध्यक्ष था, उससे संबंधित क्वेश्चंस के लिए हम लोग करने के लिए इस टेबल को याद करेंगे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसको लिखेंगे और याद करेंगे। संघीय संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों के सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी उसके थे जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के थे एच.सी. मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति के थे जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के थे राजेंद्र प्रसाद। इनको लिखेंगे और याद करेंगे। ये ऐसी चीज नहीं है जिसको समझाने की आवश्यकता हो, एक पेज पर इसी को देखकर आप लोग लिख लेंगे और फिर कंठस्थ याद करेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं और प्रश्न आएगा भी। इसलिए इस टेबल को आपको याद करना होगा, सारी अनुसूचियों को आपको याद करना होगा, कहां से क्या लिया था इसको याद करना होगा। लिख लेना अपने रजिस्टर पर और इसको याद कीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज हम लोगों की क्लास यहाँ तक ही हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर संविधान सभा वाला पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर संविधान सभा का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल से हम प्रस्तावना, नागरिकता, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग मेहनत करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, और मेरे हिसाब से इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। चलते चलते आप लोगों के लिए कुछ दो लाइनें कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिएगा, निश्चित रूप से आपको आपकी मंजिल मिलेगी, और जब मंजिल मिलेगी तो आपको तो मजा आएगा ही आएगा, मलाई आपको खानी है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ, और कल फिर अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, आगे समझते हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और आपका दिन